नमस्कार आप सभी को बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स घटनाक्रम में स्वागत है आप सभी का। आज के इस सीरीज में लगभग 12 से 13 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न अभ्यास के लिए आपको रहेगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो अभ्यास प्रश्न है उसका आप जवाब दीजिए, साथ ही साथ जो यहाँ पे आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको भी कमेंट बॉक्स में आप सबमिट करें और टेलीग्राम ग्रुप पर सबमिट करें। यदि कुछ मैप की चीजें हैं तो उसको टेलीग्राम ग्रुप पर सबमिट करें। यदि आप कथन के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से उसका जवाब दे सकते हैं तो आप यूट्यूब पर सबमिट कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि क्योंकि करंट अफेयर्स का जो ये सेशन है विभिन्न राज्यों के बच्चे देखते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है ये सभी परीक्षाओं के लिए, जो आपका सेशन चलता है सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, समान रूप से उपयोगी है। जरूरी नहीं है कि यह बिहार के चैनल पे आता है तो सिर्फ बिहार राज्य विशेष को लेकर के। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। बोला जा रहा है मैरीन स्पेटियल प्लानिंग फ्रेमवर्क को भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रारंभ किया गया था? बताइएगा। एमएसपी फ्रेमवर्क को भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपको बता दें इसको हिंदी में बोलते हैं समुद्री स्थानिक योजना ढांचा। क्या बोलते हैं इसको? समुद्री स्थानिक योजना ढांचा इसको बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए हिंदी में इसको क्या कहते हैं। और आपको बता दें कि इस संदर्भ में सबसे पहले जो देश इसमें इन्वॉल्व था भारत के साथ वो था नॉर्वे। तो भारत और नॉर्वे मिलकर इस क्षेत्र में समझौता किए हैं और इस दिशा में काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो फ्रेमवर्क था ये लागू कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले ये फ्रेमवर्क जो था ये पुदुचेरी में लागू किया गया था। ठीक है, पुदुचेरी में लागू किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर कहाँ पे लागू किया गया? तो ये लक्षद्वीप में लागू किया जा रहा है, तो इसलिए ये चर्चा में। तो याद रखिएगा कि मैरीन स्पेटियल प्लानिंग फ्रेमवर्क जो है ये भारत के 2 राज्यों में चलाया जा रहा है, एक है पुदुचेरी और दूसरा है लक्षद्वीप। सबसे पहले कहां पे शुरू हुआ था? तो सबसे पहले पुदुचेरी में शुरू हुआ था और उसके बाद लक्षद्वीप में अब इसको क्रियान्वित किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने बात किया, हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की, तो आपको बता दें न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप के संदर्भ में न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए। न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट जो है इसका संबंध है लक्षद्वीप से, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसमें होता क्या है? न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट है क्या? तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वर्ष पूर्व लक्षद्वीप के 1000 परिवारों को जो सब्जियों के पौधे होते हैं वो भेंट किया था। तो ये जो योजना है विशेष रूप से न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट, ये लक्षद्वीप के लोगों को, लक्षद्वीप के जो परिवार हैं उनको सब्जियों की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर के ये योजना थी। इसमें विभिन्न किस्मों के जो सब्जियों के पौधे थे, जो सब्जियों के बीज थे, वो इनको उपलब्ध कराए गए थे। यहाँ पे बात हो रही है लक्षद्वीप की, तो आपको पता होगा लक्षद्वीप के 2 समुद्री बीच, एक का नाम है कदमत और दूसरे का नाम है मिनिकॉय थुंडी। कदमत और मिनिकॉय थुंडी ये जो समुद्री बीच है इनके बारे में आपको बता दूं कि इनको इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। याद रखिएगा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इनको मिला हुआ है कदमत और मिनिकॉय थुंडी बीच को। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाले जो समुद्री बीच हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको लेटेस्ट जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसी को मिला है तो वो आपको पता होना चाहिए। और लक्षद्वीप के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो कदमत और मिनिकॉय थुंडी का नाम आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ यहाँ पे बात हो रही है लक्षद्वीप की, तो आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले नीति आयोग का एक हेल्थ इंडेक्स आया था और नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स आया था इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में लक्षद्वीप टॉप पे था। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर यदि हम बात करें जो बड़े राज्य हैं उसमें यदि कौन सा राज्य हमारा टॉप पे था तो केरल टॉप पे था। पूर्वोत्तर के राज्यों में और छोटे राज्यों में यदि हम बात करें तो वहां पे त्रिपुरा टॉप पे था। तो यह भी आपको पता होना चाहिए नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स। इसके साथ साथ एक इंडेक्स और आया था जिसको बोलते थे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, और सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में पूरे भारत में पुदुचेरी जो है वो टॉप पे था और दूसरे स्थान पे लक्षद्वीप था। इसको भी याद रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। इसको बताइएगा इबोल्बे मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इबोल्बे का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इबोल्बे का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड
लेंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस फॉर लेंडिंग, नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लेंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है जो आपको पता होना चाहिए। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस संदर्भ की यह योजना है। इवॉल्वे की यदि हम बात करें तो जो इवॉल्वे मिशन है विशेष रूप से जो हमारे एमएसएमई है, ठीक है, मतलब सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग, जो हमारे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो हमारे हैं एमएसएमई हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनको वित्तीय मदद उपलब्ध कराना, उनको फंडिंग उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। और इसको लॉन्च किया है सिडबी ने। किसने लॉन्च किया है? सिडबी। सिडबी के बारे में जो ना जानते हो आज जान जाइएगा। सिडबी का फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज, नोट कर लीजिएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है एमएसएमई का। और इसमें और कौन कौन से भागीदार हैं? इसमें विश्व बैंक भागीदार है, इसमें हमारा नीति आयोग भागीदार है, और नीति आयोग के साथ साथ इसमें जो तीसरा भागीदार है वो है कोरियाई आर्थिक विकास सहयोग। तो कोरियाई आर्थिक विकास सहयोग, नीति आयोग, विश्व बैंक भी इसमें सहायता कर रहा है सिडबी की इस योजना में, जिसका नाम है इवोल्वे। तो इवोल्वे मिशन का संबंध क्या है अब आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट का आयोजन कहां किया गया? वन लाइनर है, जल्दी बताइएगा। चलिए बताइए, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट का आयोजन कहां किया गया आपको बताना है। बहुत सिंपल सा है, जॉर्जिया, तुर्की, यूक्रेन, रूस, कहां पर किया गया था वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट। यदि आप देश दुनिया से थोड़ा सा भी परिचित होंगे तो आप इसका जवाब निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे रूस और यूक्रेन में लगातार युद्ध चल रहा है, तो निश्चित तौर पे क्योंकि रूस पूरे विश्व से कटा हुआ है, ऐसे में किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठक का होना रूस में संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश उसका बहिष्कार करेंगे। तो रूस और यूक्रेन तो हो नहीं सकते। अब बचे कौन? जॉर्जिया और तुर्की। अब आपको जॉर्जिया और तुर्की में से बताना है। याद रखिएगा, इसका आयोजन तुर्की के इस्तांबुल में किया गया। आपको बता दें कुछ प्रमुख एजेंसियां, जैसे यहां पे हमने बात किया एयर ट्रांसपोर्ट की, हमने बात किया, तो आपको पता होगा कि कुछ प्रमुख एजेंसियां जैसे कि IATA, जैसे वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जैसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी ICAO, इन सब का जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है एक ही शहर में देखने को मिलता है, और ये शहर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल किस देश का शहर है? कनाडा का एक शहर है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है तुर्की। चलिए इसको बताइएगा। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर के ढोलक को GI टैग प्रदान किया गया? फास्ट जवाब बोला जा रहा है, किस शहर का ढोलक है जिसको GI टैग हाल ही में दिया गया? चलिए बताइएगा। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है? ढोलक। ये जो ढोलक है ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा से संबंधित है। बी विकल्प इसका सही उत्तर है, याद रखना है। अब यहाँ पे जब हमने बात किया GI टैग की, हमने बात किया उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का ही एक GI टैग है जो इन दिनों चर्चा में है, और इसका नाम है गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प। ये जो गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प था, इसको लगभग 2015 के आसपास इसको GI टैग दिया गया था। और ये संबंधित कहां से है? तो ये संबंधित है वाराणसी से। वर्तमान में चर्चा में क्यों है? वर्तमान में चर्चा में इसलिए है क्योंकि बोला गया कि जो G20 देशों के मेहमान भारत आ रहे हैं उनको गिफ्ट के तौर पर गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प जो है ये दिया जाएगा। ये विशेष रूप से आप कह सकते हो पत्थरों पर या ज्वेलरी पर इनकी आप कह सकते हो कलाकारी होती है, इनकी हस्तशिल्प है, तो निश्चित तौर पे मशीन का प्रयोग इसमें नहीं होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि संबंधित कहां से है? ये संबंधित है वाराणसी से। तो याद रखिएगा, वाराणसी की आपको बनारस की साड़ियां तो याद ही हैं, तो वहां पे गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प को भी याद रखने की जरूरत है। जैसे ही हम वाराणसी की बात करते हैं तो आप जानते हो हमारे प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है।
संसदीय क्षेत्र होने के कारण ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आपको पता होगा पिछले दिनों यहाँ पे रुद्राक्ष नामक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया था। आपको पता होगा यहाँ पे अलकनंदा नामक क्रूज सेवा भी शुरू की गई थी। तो यह भी आपको याद रखने की जरूरत है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और अलकनंदा क्रूज सेवा। अब यहीं पर आपसे एक होमवर्क क्या है? अलकनंदा एक नदी का नाम है, आप जानते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहां पर होता है? किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का होमवर्क है, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रहा चिटे-लुई नदी का संबंध किस राज्य से है? क्या नदी है? चिटे-लुई नदी का संबंध पूछा जा रहा है। ये लुई थोड़ा सा बड़ी ही रहेगा यहाँ पे। चिटे-लुई का संबंध किस राज्य से है? चलिए बताइएगा। एक नदी है जिसका नाम है चिटे-लुई, इसका संबंध किस राज्य से है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए चिटे-लुई के बारे में बताइएगा। 4 विकल्प हैं यहाँ पे। पहला मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा। इनमें से बताना है चिटे-लुई का संबंध किस राज्य से है। चलिए बताइएगा, चिटे-लुई का संबंध किस राज्य से है। देखो, चिटे-लुई एक नदी है और ये नदी चर्चा में क्यों आई? ये अपने प्रदूषण के कारण चर्चा में आई। ठीक है, प्रदूषण के कारण ये चर्चा में है और ये नदी संबंधित है मिजोरम से। ठीक है, मिजोरम से संबंधित है, याद रखिएगा। मिजोरम से संबंधित एक नदी है जो प्रदूषण के कारण इन दिनों चर्चा में है और इसका नाम हमें पता होना चाहिए। एक जानकारी और, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ के नेशनल पार्क क्या कोई हैं, तो एक नेशनल पार्क याद रखिएगा जिसका नाम है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। और इसी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क को बोलते हैं फावंगपुई। फावंगपुई नेशनल पार्क, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में W20 समिट का आयोजन कहां किया गया? W20 समिट का आयोजन कहां किया गया आपको बताना है। चलिए बताइएगा। G20 नहीं है, ये W20 समिट है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य विशेष रूप से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए, मतलब महिला को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए, महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये संस्था काम करती है, ये संगठन काम करता है। और इसकी हाल ही में जो बैठक हुई है ये महाबलीपुरम में हुई है। कहां पे हुई है? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में इसकी बैठक हुई है। और जब महाबलीपुरम की बात करते हैं, ये संबंधित कहां से है? तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। तो याद रखिएगा, W20 की जो बैठक हुई, वार्षिक बैठक, वो इस बार महाबलीपुरम तमिलनाडु में हुई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर रहा? चलिए बताइएगा, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो शीर्ष पर रहा? देखो, अभी इसके बारे में जानकारी हमने दी थी। यदि आपने पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुना होगा तब भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न जब हमने देखा, जब लक्षद्वीप से संबंधित प्रश्नों को हमने देखा, वहां पे मैंने आपको बताया कि नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में जो है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टॉप पे है। तो वहां हमने क्या देखा था? वहां हमने देखा था किसके बारे में? चलिए बताइएगा। पहले प्रश्न में हमने देखा था, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न में मैंने आपको 2 सेंसस बताए थे, एक हेल्थ इंडेक्स बताया था, दूसरा मैंने सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स बताया था। ठीक है, हेल्थ इंडेक्स में मैंने बोला था कि यूटी में जो है वो लक्षद्वीप टॉप पे है, तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप, ए विकल्प। इसको बताइए। अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या बोला जा रहा है? इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इकबाल मसीह, यह एक बच्चा था, पाकिस्तान का एक बच्चा था, ठीक है, जिसको गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई थी। उस पर हमें नहीं जाना है, हमें यहाँ पे जानना है कि ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सबसे पहले आपको बता दें, इकबाल मसीह पुरस्कार जो है ऐसे व्यक्ति या महिला को दिया जाता है जो बाल श्रम को रोकने के लिए काम करते हैं। बाल श्रम को रोकने के लिए सबसे बेहतर काम करने वालों को वर्ष भर में या
एक बार यह पुरस्कार दिया जाता है, और इस बार यह पुरस्कार भारत की ललिता नटराजन को दिया गया। किसको दिया गया? ललिता नटराजन को दिया गया, यह आपको पता होना चाहिए। जब हम बाल श्रम की बात करते हैं तो क्या आपको पता है भारत के कैलाश सत्यार्थी के बारे में? कैलाश सत्यार्थी के बारे में, कैलाश सत्यार्थी वही व्यक्ति हैं जिनको मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। याद करिए, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को। और कैलाश सत्यार्थी किस दिशा में काम कर रहे थे? बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में इन्होंने काम किया है। और इनका एक फाउंडेशन है जिसको बोलते हैं गुड्स बीफ फाउंडेशन, गुड्स बीफ फाउंडेशन। और बचपन बचाओ आंदोलन भी इन्होंने चला था, बचपन बचाओ आंदोलन, ये भी आप याद रखिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन, गुड्स बीफ फाउंडेशन, इन सब का संबंध जो है ये कैलाश सत्यार्थी से है। कैलाश सत्यार्थी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनको क्या मिला था? नोबेल शांति पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। इसको बताइए। हाल ही में लॉन्च किए गए वेसल संशोधक को चेन्नई से लॉन्च, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सर्वे वेसल है जिसका नाम है संशोधक, इसको चेन्नई से लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? मतलब संशोधक जो सर्वे वेसल है जिसको चेन्नई से लॉन्च किया गया, इसका निर्माण किसने किया है ये आपको बताना है। आपको बता दें, एक स्थान है चेन्नई में कट्टुपल्ली, कट्टुपल्ली बंदरगाह। और कट्टुपल्ली जो बंदरगाह है आपको बता दें, यहाँ एलएनटी की, लार्सन एंड टुब्रो की एक शिप निर्माण कंपनी भी रहती है, शिप निर्माण कंपनी स्थापित है। और इसी कट्टुपल्ली नामक स्थान से इसको लॉन्च किया गया। ये कट्टुपल्ली नामक जो स्थान है ये चेन्नई में है। और यहाँ पे क्योंकि पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया, तो आपको बता दें इसका निर्माण किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता बेस्ड कंपनी है, सबसे पुरानी, ठीक है। और इसके साथ सहयोग किया एलएनटी ने। तो कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड और एलएनटी ने इसको मिलकर बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि ये जो है संशोधक जो है ये अपने में चौथा है, मतलब अंतिम आप कह सकते हैं बेसल था। इस योजना के अंतर्गत 4 बेसल बनाने थे जिसमें अंतिम था संशोधक। पहले 3 कौन से, उनको भी यदि आप याद करना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। पहले का नाम था संघायक, दूसरे का नाम था निर्देशक, तीसरे का नाम था इच्छक और चौथे का नाम है संशोधक। फिर से नोट कर लीजिएगा, संधायक, निर्देशक, इच्छक और संशोधक, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि हमने ज्वाइंट वेंचर की बात की कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड और एलएनटी ने मिलकर इसको बनाया है, तो इन्हीं का एक और प्रोजेक्ट है, एक शिप बनाने का प्रोजेक्ट है, जो कि जो पनडुब्बियां होती हैं उनको मार गिराने में सक्षम जो शिप होते हैं उनको लेकर ये काम कर रहे हैं। और इस दिशा में अभी तक इन्होंने 3 जहाजों का निर्माण किया था, जिनमें पहले का नाम था आईएनएस अर्नाला, आईएनएस अर्नाला इनमें पहला था। आईएनएस अर्नाला के बाद आईएनएस एंडरोट्स दूसरा था, आईएनएस एएनडीआरओटीएस एंडरोट्स दूसरा था। और तीसरा जो अभी बना है इसका भी नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है आईएनएस अंजदीप। क्या नाम है? आईएनएस अंजदीप। और ये क्या है, इनको नोट कर लीजिएगा, ये क्या है याद रखिएगा, ये एक प्रकार के जहाज हैं जो पनडुब्बियों को मार गिराने में सक्षम होते हैं। और ऐसे कुल मिलाकर 8 जहाजों का निर्माण एलएनटी और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड को मिलकर करना है, जिनमें से 3 का निर्माण हो गया है। इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। और यहां से मैं एक प्रमुख होमवर्क देने जा रहा हूं। क्या? जैसे आपने देखा अर्नाला, एंडरोट्स या अंजद्वीप, ये किसके नाम पर रखे गए हैं? तो आपको बता दें ये द्वीपों के नाम हैं। भारत के कुछ राज्यों में स्थित ये द्वीप हैं। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मैप में हमें बताओगे कि अर्नाला द्वीप कहां पे है, एंडरोट्स द्वीप कहां पे है और अंजद्वीप जो द्वीप है वो कहां पे है। ये आपका होमवर्क है। एटलस ओपन करना है
पहले तो गूगल पे सर्च करना है इसके बारे में, कहां से संबंधित है, राज्य पता चल जाए, एटलस ओपन करना है और जाके इन द्वीपों को मार्क करके टेलीग्राम ग्रुप पर सबमिट करना है। जरूर करिएगा, ठीक है। नहीं आता है तो रात्रि 11 बजे के सेशन में मेरे से संवाद करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसको बताइए, इसके बारे में तो हमने बहुत पहले आपको बता दिया था जब ये अधिसूचित हुआ था। हाल ही में चर्चा में रहे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बात हो रही है कि इसका संबंध किस राज्य से है? आपको याद होगा जब ये टाइगर रिजर्व बना था उसी समय हमने बताया था कि ये चौथा टाइगर रिजर्व है किस राज्य का? राजस्थान का। राजस्थान में और कौन कौन से हैं? पहला आता है रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का, ठीक है। रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का ये 3 टाइगर रिजर्व राजस्थान में पहले से थे और रामगढ़ विषधारी अब ये चौथा टाइगर रिजर्व यहां पे हो गया। रामगढ़ विषधारी, एक चीज और जानिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो मान लीजिए ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है तो इसके उत्तर पूर्व में एक टाइगर रिजर्व है जो आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा है उसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिलता है रणथंभौर, इसके उत्तर पूर्व में है रणथंभौर और इसके दक्षिण में है मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। और यहाँ पे एक नदी इसके बीचों बीच से बहती है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से होकर एक नदी बहती है और ये जो नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी है, इसका नाम है मेज नदी। मेज नदी, तो याद रखिएगा मेज नदी किस टाइगर रिजर्व से होकर बहती है? मेज नदी जो है ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से होकर बहती है और ये सहायक नदी किसकी है? तो ये चंबल की सहायक नदी, ठीक है, चंबल की सहायक नदी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वैश्विक स्तर पे यदि हम बात करें, वैश्विक बाघ दिवस जो है या विश्व बाघ दिवस जो है हम कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा विश्व बाघ दिवस हम मनाते हैं 29 जुलाई को। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ तो आपको बताना है वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तो 9 टाइगर रिजर्व प्रारंभ में इसमें थे, मतलब 9 टाइगर रिजर्व के साथ वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत बाघों को संरक्षण करने के लिए कदम उठाए गए थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है तो आपको चले जाना है दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत में आपको मिल जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम और नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी जानकारी यहां से इस प्रश्न से। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या बोला जा रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई? एक संस्थान के बारे में यहां पे बात हो रही है कि इस संस्थान की स्थापना कहां पे की गई है। आपको पिछले दिनों मैंने बताया होगा लेवेंडर कैपिटल के बारे में। हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर का भदरवाह जो है या जम्मू कश्मीर का जो डोडा जिला है वो लेवेंडर कैपिटल के रूप में स्थापित हो रहा है और आपको बता दें यहाँ बड़े पैमाने पर इस फूल की खेती की जा रही है और भारत सरकार का भी एक लक्ष्य है वर्ष 2024 तक का कि भारत में लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि पर लेवेंडर की खेती करनी है। किस वर्ष तक? वर्ष 2024 तक, यह भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसका यदि मैं बात करूं कहां पे है ये संस्थान, तो ये संस्थान जम्मू कश्मीर में है। चलिए इसको बता दीजिए। हाल ही में समाचारों में देखा गया कालामाता, पटेंगा और टिक्सी किससे संबंधित है? बताइएगा ये कहां से संबंधित है, आपको बताना है। ये हैं क्या, किससे इनका संबंध है, ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। कालामाता, पटेंगा और टिक्सी किससे संबंधित हैं? देखो कालामाता, पटेंगा और टिक्सी की बात करें ये बंदरगाह हैं, ठीक है। कालामाता की बात करें ग्रीस में स्थित बंदरगाह है। पटेंगा की बात करें बांग्लादेश में संबंधित चटगांव जो बंदरगाह है,
उससे संबंधित एक नया पोर्ट बन रहा है। और टिकसी की यदि हम बात करें तो ये रूस से संबंधित बंदरगाह हैं। तो ये तीनों बंदरगाह हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको मैप पर जाकर देखिए, मैप पर अंडरलाइन करके, मैप पर हाईलाइट कर आप हमें भेजें। तो ये आपका होमवर्क है आज का अभ्यास प्रश्न। अच्छा, अभी एक प्रश्न और है, चलिए देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयरबुक 2023 के अनुसार सबसे अधिक परमाणु शस्त्रागार किस देश में है? सबसे अधिक परमाणु शस्त्रागार कहां पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। सबसे अधिक परमाणु शस्त्रागार किस देश में है? जो सिप्री की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, याद रखिएगा, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक परमाणु शस्त्रागार जो हैं, जो देखने को मिल रहे हैं, वो आपको देखने को मिल रहे हैं किस देश में? सबसे ज्यादा रूस में देखने को मिल रहे हैं। रूस के बाद अमेरिका और अमेरिका के बाद चीन। मतलब तीन सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाले देश रूस, अमेरिका और चीन है। भारत की बात करें तो भारत में भी वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में 4 वारहेड बढ़े हैं। वर्ष 2023 में 160 वारहेड बताए जा रहे थे, लेकिन वर्ष 2023 में इनकी संख्या 164 बताई जा रही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूस। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न, ये आपका अभ्यास प्रश्न है, ये पीडीएफ में भी होगा। बोला जा रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। कुछ क्षेत्रों के नाम दिए हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे उसके विकल्प दिए हैं कि इनमें से कौन सा सही, सब मिला के आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि उपयुक्त में से कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय खाद्य तेल आयल पॉम मिशन में भागीदार, मतलब जो पॉम मिशन हमारा चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन जो चलाया जा रहा है, उसका संबंध किस राज्य से है, यही सिंपल पूछा जा रहा है। तो पॉम जो मिशन हमारा चलाया जा रहा है, पॉम ऑयल की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर जो ये मिशन चलाया जा रहा है, उसका संबंध किस राज्य से है, वही बताना है कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, बहुत आसान सा है, कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। कोई डाउट यदि होता है तो रात्रि 11 बजे के सेशन से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका।